आतिश विशां, बुक 1, पार्ट 40। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीर कारवां। दारा का फोन आने के बाद जब हम होटल से निकले तो उस वक्त रात का 1:30 बजने वाला था और मुझे अंदाजा नहीं था कि क्या बजा होगा। कमरे में ना तो कोई घड़ी थी और ना ही कोई खिड़की या रोशनदान जिससे बाहर की फिजा देखकर वक्त का अंदाजा लगाया जा सकता। मैंने गर्दन घुमाकर महाराज की तरफ देखा। वो पत्थर के चबूतरे पर लेटते ही सो गया था। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर तमानियत सी थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो बूढ़ा शख्स किस तरह इत्मीनान से पत्थर पर सो गया था। मुझे नींद न आने की एक वजह शायद ये भी थी कि फर्श मुझे चुभ रहा था। मैं बड़े नाजो नम में पला था। इकलौती औलाद होने की वजह से मुझे माँ बाप की तमाम तर तवज्जो हासिल थी। उन्होंने मेरी आसाइश और आराम का हर सामान मुहैया कर रखा था। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाती। मुझे जरा सी तकलीफ होती तो वो दोनों तड़प उठते। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मरतबा गली में साइकिल चलाते हुए मैं गिर गया था। मेरे बाजू और घुटनों में रगड़ लगने से खून रिसने लगा था। मुझे हालांकि ज्यादा तकलीफ नहीं थी, पर मम्मी बदहवास हो गई थी। वो मुझे फौरन ही डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरी रगड़ खाई हुई खाल पर लाल दवा लगाकर मम्मी को तसल्ली दी थी कि मामूली बात है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और मुझे भी याद है कि उसके कई रोज बाद तक मम्मी अपने हाथ से मेरा मुंह धुलाती रही और अपने हाथ से ही मुझे खाना खिलाती रही। ये माँ बाप भी अजीब होते हैं, औलाद की मामूली सी तकलीफ नहीं देख सकते। मेरे माँ बाप ने भी मेरे बड़े नाजो नखरे उठाए थे और अब मैं नंगे फर्श पे पड़ा करवटें बदलते हुए सोने की कोशिश कर रहा था। मुझे नींद न आने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि मेरा दिमाग उस वक्त मुंतशिर ख्यालात की आमाज का बना हुआ था। कोई बात भी ढंग से सोच नहीं पा रहा था। प्रताप सिंह का ख्याल मुझे सिसकियां भरने पर मजबूर कर देता और जब दारा और किम का ख्याल आता तो रूह तक कांप उठती। मेरे ख्याल में दुनिया के सफाक तरीन इंसान थे। उन्होंने जिस तरह मेरे माँ बाप को कत्ल किया था वो मंजर याद करके मेरा दिल कांप उठता था। और उसके बाद तो वो मौत के फरिश्ते की तरह मेरे पीछे लग गए थे। कितने हमले किए थे मुझ पर, कितने बेगुनाह मारे गए थे, मगर मैं हर बार बचता रहा था। प्रताप सिंह वाकई मुझ पर जिंदगी का साया बना हुआ था और अब वो साया हट गया था। प्रताप मुझे सिंगापुर से बचा कर लाया था और यहाँ उसके दोस्त उत्तम सिंह ने उसे महाराज वांग वंग्याय से मिलने को कहा था। उसके ख्याल में महाराज वाहिद शख्स था जो हमें दारा और किम जैसे भेड़ियों से निजात दिला सकता था। प्रताप अपनी जिंदगी में तो मुझे महाराज तक रसाई नहीं दिला सका, लेकिन उसकी मौत ने मुझे महाराज वांग वंग्याय के सुपुर्द कर दिया था। चाचा प्रताप मेरा साथ छोड़ चुका था और अब मैं महाराज वांग वंग्याय के रहमो करम पर था। ये बूढ़ा इब्तिदा से ही मेरे लिए पुरस्कार साबित हुआ था। उसकी उम्र 70 के लगभग थी। वो खुद इतना कमजोर सा लग रहा था कि वो शायद खुद दूसरों का मोहताज हो। मेरी हिफाजत क्या कर सकेगा, लेकिन वो जिस तरह पत्थर के चबूतरे पर इत्मीनान से सो रहा था उस पर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। मेरी आंखों में जलन सी हो रही थी, दिमाग में गुबार सा भरता जा रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और तमाम ख्यालात को जहन से झटक कर सोने की कोशिश करने लगा और बिला आखिर वक्त को मुझ पर रहम आ गया। मैं नींद की आहोश में पहुंच गया और फिर मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे ऊपर झुका हुआ हो। सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी और बड़ी मसहूर कुन महक सी मेरे नथनों से अंदर जा रही थी। मैंने आंखें खोली और उस चेहरे को गौर से देखने लगा जो मेरे ऊपर झुका हुआ था। नींद का खुमार आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा और मैंने उस चेहरे को पहचान लिया। वो पातोंग थी। बड़ा हसीन चेहरा था उसका और बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी उसके होंठों पर। मैंने आंखें खोल दी तो वो किसी कदर पीछे हट गई। आहान चाओ। मैं उसकी बात का मतलब तो नहीं समझा, लेकिन जब वो सीधे हाथ को एक मखसूस अंदाज में हरकत देने लगी तो मैं समझ गया कि वो मुझे नाश्ते या खाने को कह रही है। टाइम क्या हुआ है? मैंने कलाई की तरफ इशारा करते हुए पूछा। गाओ। पातोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अजीब औरत थी। मैंने वक्त पूछा था और वो मुझे गाना गाने को कह रही थी। मैंने फिर कलाई की तरफ इशारा किया तो उसने एक बार फिर गाओ कहा और उस मर्तबा उसने एक हाथ की 5 उंगलियां और दूसरे हाथ की 4 उंगलियां मेरे सामने कर दी। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो मुझे गाने को नहीं कह रही थी बल्कि वक्त बता रही थी। 9 बजे थे। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठा दिया और उस कमरे से बाहर ले गई। मुख्तलिफ राहदारियों में घुमाते हुए मुझे उस बाथरूम में ले आई जहां मैं पहले भी गुस्ल कर चुका था। टब भरा हुआ था। उसने उसी खुशबूदार सयाल के चंद कतरे पानी में टपका दिए और मुझे इशारा किया। इस मर्तबा उसके सामने कपड़े उतारते हुए मुझे शर्म सी महसूस हुई। मैं उसे बाजू से पकड़कर दरवाजे के करीब ले गया और बाहर धकेल दिया। दरवाजा बंद करते हुए मुझे उसके हल्के से कह की आवाज सुनाई दी। मैंने जिस्म पर साड़ी की तरह लिपटी हुई चादर उतारकर एक तरफ टांग दी और टब में घुस गया। ठंडे और खुशबूदार पानी में गुस्ल से मेरी सारी कसलमंदी दूर हो गई। टब से निकलकर मैंने तौलिए से जिस्म खुश्क किया और वही चादर धोती की तरह लपेटकर बाहर आ गया। पातोंग मुझे अपने कमरे में ले आई और मेरी चादर तब्दील कर दी।
दूसरी चादर पहले जैसे मखसूस अंदाज में लपेटी गई थी। वो मुझे एक और कमरे में ले आई। ये बहुत बड़ा कमरा था जहाँ तकरीबन 2 फुट लंबी चौड़ी लातादाद मेजें बिछी हुई थी। मेजों के दोनों तरफ लकड़ी के बेंच रखे थे। चंद भिक्षु मुख्तलिफ जगहों पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। ये इस वार्ड यानी खानका का डाइनिंग हॉल था जहाँ इस वार्ड के भिक्षु खाना खाते थे। उन मेजों की तादाद और लंबाई देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस खानका में कितने भिक्षु होंगे। पातोंग ने मुझे एक जगह बिठा दिया और किचन से मेरे लिए नाश्ता ले आई। 2-3 चीजें थी जो मेरी समझ में ना आ सकी। मैंने समोसे जैसी एक चीज उठाकर चखी। उसका जायका भी समोसे जैसा था। मैंने उस समोसे और एक चाय की प्याली पर इत्तेफा किया और पातोंग की तरफ देखता हुआ उठ गया। मेरे लिए ये बात बाइस इत्मीनान थी कि ये डाइनिंग हॉल तहखाने में नहीं था बल्कि खानका की पिछली तरफ वाक़ था। उसकी अकबी खिड़कियां गालिबन किसी गली में खुलती थी। पातोंग बर्तन किचन में रखने के लिए गई तो मैं मौके से फायदा उठाकर एक खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। उस तरफ गली में छोटी दुकानों पर मुश्तमिल तंग सा बाजार था। बेशतर दुकानों पर ऐसी चीजें नजर आ रही थी जो किसी मजार पर नजराने के तौर पर चढ़ाई जा सकती हैं या तहफ के तौर पर ली जा सकती हैं। बुद्ध के छोटे बड़े मुख्तलिफ मुजस्समे हर दुकान में भरे हुए थे। उस तंग से बाजार में खासा रश था। मुझे वहां खड़े हुए 2 मिनट से ज्यादा नहीं हुए थे कि पातोंग ने करीब आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे डाइनिंग हॉल से बाहर ले आई। इस मर्तबा वो मुझे अपने कमरे में ले जाने के बजाय एक और कमरे में ले आई और यहाँ मैं महाराज वंग वांग्याई के साथ एक पुलिस ऑफिसर को देखकर चौंके बगैर न रह सका। एक लम्हे के लिए तो मेरे जहन में ये ख्याल भी आया कि ये बुढ़ा कहीं मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये खदशा बेबुनियाद निकला। पातोंग तो मुझे उस कमरे में छोड़कर चली गई तो महाराज ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और पुलिस ऑफिसर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये इंस्पेक्टर फोकट है, कत्ल केस का इंचार्ज। ये किम और दारा के बारे में जानना चाहता है। वो कौन है और तुम्हें क्यों कत्ल करना चाहते हैं, सब कुछ तफसील से बताओ। मुझे एक बार फिर अपने वालिदैन के कत्ल से लेकर अब तक के वाकयात तफसील से बताना पड़े। मैंने सिंगापुर के इंस्पेक्टर चियांग के बारे में भी बताया कि सिंगापुर में वो इस केस को डील कर रहा था। हम लोगों में गुफ्तगू अंग्रेजी में हो रही थी। इंस्पेक्टर की अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो अटक अटक कर बोल रहा था। बीच में थाई जुबान के अल्फाज भी बोल जाता जिसकी वजाहत महाराज को करनी पड़ती। हमारा ये मीटिंग सेशन तकरीबन 2 घंटों तक जारी रहा। फिर मुझे बताया गया कि अब मुझे अस्पताल जाना होगा ताकि मैं आखिरी मर्तबा प्रताप सिंह को देख सकूं। महाराज वंग वांग्याई ने दरवाजे की तरफ रुख करके किसी को आवाज दी। फौरन एक भिक्षु दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और दोनों हाथ बांधकर उसके सामने झुक गया। महाराज ने उससे कुछ कहा और वो बाहर निकल गया। तकरीबन 10 मिनट बाद इंस्पेक्टर फोकट तो खानका के सामने वाले दरवाजे से चला गया और महाराज मुझे लेकर राहदारियों में घूमता हुआ साइड स्ट्रीट के एक दरवाजे से बाहर आ गया। गली में एक स्टेशन वैगन खड़ी थी। एक भिक्षु ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और हम अंदर बैठ गए। वैन के शीशे तारीक थे। ना तो अंदर से बाहर देखा जा सकता था और ना ही बाहर से अंदर। ड्राइवर और पिछली सीटों के दरमियान भी स्याह रंग का एक पर्दा सा पड़ा था। हमारे बैठने के फौरन बाद स्टेशन वैगन हरकत में आ गई। स्टेशन वैगन चंद मिनट बाद ही सोयापा रोड पर वाक़ एक अस्पताल की इमारत के सामने रुक गई। जब हम वैगन से उतरे तो एक अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर इंस्पेक्टर फोकट अपने चंद मातहतों के साथ मौजूद था। हर पुलिस वाले के बेल्ट में रिवॉल्वर लटका हुआ था और वो सब बहुत मोहतात नजर आ रहे थे। हम इंस्पेक्टर के साथ गेट में दाखिल हो गए। रास्ते में मिलने वाला हर शख्स महाराज वंग वांग्याई को देखकर झुक रहा था। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि लोगों के दिलों में महाराज का कितना एहतराम है। हम अस्पताल की मुख्तलिफ राहदारियों में चलते हुए मुर्दा खाने में आ गए। बहुत वसी कमरा था। अंदर दाखिल होते ही मुझे यूं लगा जैसे मैं बर्फ खाने में आ गया हूँ। कमरे में हल्की सी धुंध भी थी। कमरे की दीवारों के साथ मेज की दराजों की तरह बड़े बड़े कैबिनेट बने हुए थे। हर दराज पर नंबर भी लिखा हुआ था। कमरे में पहले से मौजूद एक आदमी ने इंस्पेक्टर फोकट का इशारा पाकर एक दराज को बाहर खींच लिया। महाराज ने मुझे इशारा किया तो मैं दराज के करीब आ गया और फिर चाचा प्रताप सिंह का चेहरा देखकर मेरे होठों से करा खारिज हो गई। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका था। मेरा मोहसिन, मेरा हमदर्द, जिसने कदम कदम पर मुझे सहारा दिया था, मेरी हिफाजत की थी, वो मेरे सामने मुर्दा पड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था। होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी, जैसे कह रहा हूं, देखा पुत्र, मैंने अपनी जिंदगी में किसी दुश्मन को तेरे करीब नहीं आने दिया। मैंने तेरे बाप से किया हुआ वादा पूरा किया, रब रखा। मैं सिसकियां भरने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे। ये आंसू उस शख्स को खिराज अकीदत पेश कर रहे थे जिसने मुझे दुश्मनों से बचाने के लिए अपने धर्म से भी बगावत कर डाली थी। महाराज ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे वहां से पीछे हटा लिया। अटेंडेंट ने दराज बंद कर दी और हम मुर्दा खाने से बाहर आ गए। कुछ जज्बात की शिद्दत और कुछ कमरे की यकबस्तगी की वजह से मैं अब भी हौले हौले कांप रहा था। इंस्पेक्टर फोकट हमें लेकर एक दफ्तर नुमा कमरे में आ गया।
प्रताप सिंह और तुम गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में दाखिल हुए थे। इंस्पेक्टर मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था। प्रताप सिंह तो इस दुनिया में नहीं रहा और तुम्हें महाराज ने अपनी पनाह में ले लिया है, लेकिन तुम इस बात को जहन नशीन रखोगे कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा नहीं करोगे। हम अपनी तफ्तीश जारी रखेंगे और प्रताप सिंह के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, प्रताप सिंह सिख था। यहाँ सिख भी बड़ी तादाद में आबाद है। मैंने उसके आखिरी रसूमात के लिए उनकी वेलफेयर सोसाइटी से राब्ता किया है, लेकिन तुमने बताया था कि प्रताप सिंह का यहाँ कोई दोस्त भी है। उसके बारे में तुम कुछ बता सकते हो? उसका नाम उत्तम सिंह है। उसकी टेलरिंग और रेडीमेड गारमेंट्स की बहुत बड़ी दुकान है, लेकिन मैं दुकान का पता नहीं बता सकूंगा। पता बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। उत्तम सिंह को शहर का हर वो शख्स जानता है जो अच्छे कपड़े पहनना चाहता है। फिर वो महाराज की तरफ मुड़ गया। आपको जो जहमत हुई उसके लिए माजरत चाहता हूँ महाराज। वो महाराज के सामने झुक गया। हम इंस्पेक्टर के साथ अस्पताल से बाहर आ गए और स्टेशन वैन में बैठ गए। इंस्पेक्टर और उसके मातहत गेट के पास रुक गए। स्टेशन वैगन हरकत में आ गई। खानका से अस्पताल जाने में सिर्फ चंद मिनट लगे थे, लेकिन वापसी पर वैगन तकरीबन 1.5 घंटे तक चलती रही। मैंने 1-2 मरतबा उलझी हुई नजरों से महाराज की तरफ भी देखा और महाराज ने हर मरतबा सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया था। बिलाखिर स्टेशन वैन एक जगह रुक गई। मेरा ख्याल था कि महाराज दरवाजा खोलकर नीचे उतरेगा, लेकिन वो इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठा रहा। 10 मिनट गुजर गए। मैं कुछ बेचैनी महसूस करने लगा और फिर किसी और गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। चंद सेकंड बाद स्टेशन वैगन का दरवाजा खुला। सामने 3-4 भिक्षु खड़े थे। वो सब महाराज को देखते ही झुक गए। महाराज ने तेज लहजे में उनसे कुछ कहा और फिर एक भिक्षु ने आगे बढ़कर मुझे बाजू से पकड़ा और वैगन से नीचे उतार लिया। चारों तरफ वीराना था। दूर दूर तक आबादी तो क्या, किसी जीरो का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। सड़क की दूसरी जानिब भी एक छोटी बंद वैन खड़ी थी। उसकी खिड़कियों के शीशे भी स्याह थे। मुझे मालूम नहीं था कि वैन के पिछले हिस्से में कोई बैठा हुआ या नहीं, लेकिन स्टीयरिंग के सामने खौफनाक शक्ल वाला आदमी बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर भी भिक्षुओं जैसा गिरवे रंग का लिबास था। जिन भिक्षुओं ने मुझे स्टेशन वैन से उतारा था, उनमें से 2 की शक्लें तो बहुत ही खौफनाक थी। उन सबके सर गंजे थे। यूं लगता था जैसे कुछ ही देर पहले सरों पर उस तरह फिरवा कर आए हों। धूप में उनकी टिंड चमक रही थी। ये सूरत हाल देखकर मेरे दिल पर खौफ सा तारी होने लगा। मैं खामोश खड़ा व तौहिश नजरों से इधर उधर देख रहा था। मुझे उन भिक्षुओं के हवाले करते हुए महाराज वंग वांग्याय ने मुझसे कुछ नहीं कहा। एक भिक्षु अब भी वैन के दरवाजे के सामने खड़ा बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में उससे बातें कर रहा था। फिर वो भी पीछे हट गया और स्टेशन वैन का दरवाजा बंद कर दिया। स्टेशन वैन हरकत में आ गई और यू टर्न लेती हुई उस तरफ चली गई जिस तरफ से आई थी। एक भिक्षु ने अभी तक मुझे बाजू से पकड़ा हुआ था। उसे शायद खदशा था कि कहीं मैं भाग न जाऊं, लेकिन मेरा भागने का कोई इरादा नहीं था। इस वीराने में मैं कहाँ जा सकता था? दूसरे भिक्षु ने वैन का पिछला दरवाजा खोल दिया और मुझे आगे धकेलते हुए वो सब वैन में बैठ गए। वैन हरकत में आ गई और यू टर्न लेती हुई मुखालिफ सिमत में रवाना हो गई। मेरा ख्याल था हम उस वक्त शहर से मीलों दूर थे और किसी आबादी से हमारा फासला मजीद बढ़ता जा रहा था। मेरे दिल पर तारी खौफ बढ़ता जा रहा था। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। महाराज ने मुझे इनके हवाले क्यों किया था और ये लोग मुझे कहाँ लिए जा रहे थे? एक अनजाना सा खौफ और वसवसे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर मैंने उन मनफी ख्यालात को जहन से झटक दिया। महाराज वंग वांग्याय मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। उसने तो मुझे दुश्मनों से बचाने का वादा किया था। मुझे किसी दुश्मन के हवाले वो कैसे कर सकता था? वैन तकरीबन 8-10 घंटा तक चलती रही। इस दौरान में किसी गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी और फिर वैन दाएं तरफ मुड़ गई। ये गालिबन कच्ची या पथरीली सड़क थी। बहुत बुरी तरह से झटके लग रहे थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे दोनों भिक्षु गालिबन मेरा दिल बहलाने के लिए हंस हंस कर मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन हंसने से उनके चेहरे कुछ और खौफनाक हो रहे थे। उनकी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी और मैं खामोश बैठा सहमी हुई नजरों से बारी बारी उनकी तरफ देख रहा था। बिला आखिर गाड़ी एक जगह रुक गई। एक भिक्षु ने मुझे बाजू से पकड़कर नीचे उतारा। मेरा ख्याल था कि वो पहले की तरह मेरा बाजू पकड़े रखेगा, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। मैं उनके करीब खड़ा मतौहिश नजरों से चारों तरफ देख रहा था। जिस जगह वैन रुकी थी वो एक छोटा सा मैदान था और उससे तकरीबन 100 गज आगे एक टीले पर एक खानका नजर आ रही थी। इमारत की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो अरसे से वीरान पड़ी थी। चारों तरफ ताहद्दे निगाह वीराना था। तेज हवा से झाड़ियों की सरसराहट की आवाज एक अजीब सा तासुर पैदा कर रही थी। वैन इस मैदान से गुजरकर खानका वाले टीले की पिछली तरफ चली गई और वो भिक्षु मुझे लेकर खानका में आ गए। खानका 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक हिस्सा बारादरी की तरह खुला था। कई सुतून थे जिनका पलस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ था। दूसरा हिस्सा एक बड़े हॉल पर मुश्तमिल था, उसमें भी कई सुतून थे। बड़ी बड़ी खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी। उस खानका की पिछली तरफ भी कोई इमारत थी।
हॉल में पहले से ही 2 भिक्षु मौजूद थे। मेरे साथ आने वाला भिक्षु उनसे बातें करने लगा और फिर वो भिक्षु मुझे लेकर खानका की पिछली तरफ आ गए। उस तरफ नशेब में चंद छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और उनके सामने एक अखाड़ा सा बना हुआ था जिसके चारों तरफ मोटे मोटे रस्से तने हुए थे। एक कमरे में 2 बुद्ध राहिबाएं खाना तैयार कर रही थीं। कमरे की दीवारें धुएं से काली हो रही थीं। खाना पकाने वाले बर्तन भी काले हो चुके थे। उन औरतों में एक अधेड़ उम्र थी और दूसरी जवान। मेरे ख्याल में उसकी उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी। उन दोनों औरतों ने उसी तरह का लिबास पहन रखा था जैसा मैंने शहर वाली खानका में पातों के जिस्म पर देखा था। एक चादर लुंगी की तरह बंधी थी और दूसरी चादर ने जिस्म का बालाई हिस्सा ढांप रखा था। वो दोनों भिक्षु मुझे उन औरतों के हवाले करके चले गए। जवान औरत मुझे दूसरे कमरे में ले आई। ये रिहायशी कमरा था। फर्श पर दरी बिछी हुई थी और कुछ और चीजें भी बिखरी हुई नजर आ रही थी। तुम बहुत थके हुए लगते हो, यहाँ आराम करो, मैं अपने काम से फारिग होकर आऊंगी तो तुमसे बातें करूंगी। औरत ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। यह कौन सी जगह है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? डरो नहीं, तुम दोस्तों में हो। तुम्हें हिफाजत के ख्याल से यहाँ भेजा गया है और यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं। तुम अगर चाहो तो इधर उधर घूम फिर भी सकते हो। वैसे मेरा नाम फीफी है। तुम बेतकल्लुफी से मुझे इस नाम से पुकार सकते हो। अच्छा, अब तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। फीफी मुझे कमरे में छोड़कर बाहर चली गई। 1 घंटे बाद वो मुझे आकर ले गई। धूप बहुत तेज थी। हम पगोडा की बारादरी में आ गए जहाँ एक बहुत बड़ी चादर बिछी हुई थी और तमाम भिक्षु एक दायरे की सूरत में बैठे हुए थे। हर एक के सामने मिट्टी का एक प्याला और एक प्लेट रखी हुई थी। प्लेट जरा गहरी थी और मिट्टी ही की बनी हुई थी। प्यालों में पानी भरा हुआ था। दरमियान में चादर पर एक पतीला रखा हुआ था जो धुएं से काला हो रहा था। पतीले में दलिये से मिलती जुलती कोई चीज भरी हुई थी जिससे भाप उड़ रही थी। फीफी भी मुझे साथ लेकर बैठ गई और दूसरी औरत भिक्षुओं के सामने रखी हुई प्लेटों में दलिया डालने लगी। मेरी प्लेट भी भर दी गई। दूसरे भिक्षु बड़े मजे ले लेकर दलिया खाते रहे और मैं अपनी प्लेट को देख रहा था। फीफी ने मुझे इशारा किया तो मैंने उंगली से पहले उस दलिये को चखा। वो गालिबन चावल थे जिसमें मसाले और कुछ और चीजें भी शामिल की गई थी। जायका इतना बुरा नहीं था। वैसे भी अगर भूख लगी हो तो जायके की परवाह कौन करता है। पेट की आग बुझाने के लिए हर चीज उंडेल ली जाती है। मैं भी वो दलिया खा गया। खाने के बाद कमरे में आकर फीफी ने मुझे शरबत का एक गिलास पिला दिया। वो शरबत अगरचे मीठा था मगर उसका जायका कुछ अजीब सा था। शरबत पीने के फौरन बाद ही मुझ पर गुनूदगी सी तारी होने लगी। मैं वहीं दरी पर लेट गया और कुछ ही देर बाद गहरी नींद सो गया। आंख खुली तो कमरे में अंधेरा सा था, लेकिन खुले हुए दरवाजे से बाहर हल्की सी धूप नजर आ रही थी। सूरज अपना दिन भर का सफर मुकम्मल करके गुरूब होने की तैयारी कर रहा था। मुझे अपने आप में कुछ अजीब सी तब्दीली महसूस हो रही थी। शरबत में शायद कोई नशावर चीज थी जिससे मैं इतनी गहरी नींद सोया था। सर में दुखन और भारीपन सभी महसूस हो रहा था। मैंने सर पर हाथ रखा तो उछल पड़ा। सर पर हाथ रखते ही मुझे पता चल गया कि मैं अपने आप में क्या तब्दीली महसूस कर रहा था। मैंने इधर उधर देखा। दीवार पर एक छोटा सा आईना टंगा हुआ था। मैंने लपक कर वो आईना उतारा और दरवाजे के करीब जाकर अपने आप को आईने में देखने लगा। आईने पर नजर पड़ते ही मेरा दिमाग भग से उड़ गया। सोते में मेरे सर के बाल और भवें मूंड दी गई थी। मैं अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा आईने में अपने बदहैयत हुलिये को देखता रह गया। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि मुझे शहर से मीलों दूर वीराने में वाक़ई इस खानका में क्यों भेजा गया था। एक वजह तो ये थी कि मुझे दुश्मन की निगाहों से उछल रखा जाए और नंबर 2 ये कि मुझे यहाँ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाने वाली थी ताकि मैं इस काबिल हो सकूं कि मुझे अपनी हिफाजत के लिए किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत ना पड़े और मैं अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा करके दुश्मन का मुकाबला कर सकूं। यूं तो मार्शल आर्ट्स के बहुत से स्टाइल हैं। हर स्टाइल किसी खास इलाके से मंसूब है और हर स्टाइल का अपना एक फ़लसफ़ा है। थाईलैंड में किक बॉक्सिंग को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है और उसे कौमी खेल का दर्जा भी हासिल है। यहाँ दूसरे स्टाइल्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मोए थाई का अपना एक फलसफा है। एक रिवायत के मुताबिक उसकी इब्तिदा 15वीं सदी के अख्ताम या 16वीं सदी के आगाज में उस वक्त हुई जब थाईलैंड और बर्मा एक दूसरे से बरसरे पैकार थे। थाई फौज का एक सिपाही बर्मी फौज की कैद में चला गया। थाई फौजी को 12 बर्मी फौजियों की हिफाजत में एक ऐसी जगह में कैद रखा गया जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं थी। थाई सिपाही ने कैद से फरार का मंसूबा बनाया और वो खाली हाथ मुसल्लह 12 बर्मी फौजियों का मुकाबला करके उन्हें शिकस्त देकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। नाए खानून टोम नामी वो थाई सिपाही वतन वापस पहुंचा तो बहुत जल्द उसकी शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई। उसे कौमी हीरो का दर्जा दिया गया और शहनशाह नारे सुआन के हुक्म से नाए खानून टोम के खाली हाथ लड़ाई के फन को फौजी तरबियत का एक लाजमी हिस्सा करार दिया गया और फिर देखते ही देखते यह हरबी फन पूरे मुल्क में फैल गया और उसे एक बाकायदा कौमी खेल की हैसियत हासिल हो गई।
मोए थाई में हरीफ एक दूसरे पर आजादाना हमले करते हैं। हाथ या पैर से जिस्म के किसी भी हिस्से पर ज़र्ब लगाई जा सकती है, जबकि खेल के दौरान में सर पर ज़र्ब लगाना फाउल समझा गया है। लेकिन आम लड़ाई में इस बात की परवाह नहीं की जाती कि हरीफ के जिस्म के किस हिस्से पर ज़र्ब लगती है। पहले ये खेल वाकई खाली हाथ खेला जाता था, लेकिन अब इसमें बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। कोई खतरनाक हथियार अगरचे अब भी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इस किस्म के दस्ताने खास तौर पर तैयार कराए जाते हैं जिनसे हरीफ को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इस खानका में आने के दूसरे ही दिन मेरी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। मुझे सुबह 5 बजे जगा दिया गया। फीफी के बारे में मेरा ख्याल था कि वो इस खानका में सिर्फ इन भिक्षुओं के लिए खाना पकाने के लिए आई होगी, लेकिन ये इंकिशाफ मेरे लिए खासा दिलचस्प साबित हुआ कि वो भी मोए थाई की माहिर थी। वो सुबह सवेरे मुझे उठाकर जॉगिंग के लिए ले गई। नंगे पैर पथरीली जमीन पर दौड़ना मेरे लिए अजाब बन गया था। मैं तो कभी नंगे पैर घर के फर्श पे भी नहीं चला था, और यहाँ मुझे पत्थरों पर दौड़ाया जाता रहा। मैं ज्यादा दूर तक उसका साथ नहीं दे सका और एक जगह रुककर हाँफने लगा। फीफी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर दौड़ने लगी, लेकिन इस मर्तबा भी मैं ज्यादा दूर तक नहीं जा सका। हम एक टीले की दूसरी तरफ निकल गए थे। मेरा सांस बुरी तरह फूल गया था। मैं एक जगह बैठकर सांस पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। फीफी भी मेरे करीब बैठ गई और मुझे बताने लगी कि किसी भी खेल के लिए स्टैमिना जरूरी होता है। जॉगिंग, एरोबिक्स और योगा जैसी एक्सरसाइज से स्टैमिना को मजबूत बनाया जा सकता है। हम जिस जगह बैठे हुए थे उससे आगे नशेब में ताहद्दे निगाह धान के खेत फैले हुए थे और फिजा धान की महक से रची हुई थी। चंद मिनट बाद फीफी ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने लगी। फीफी के बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो पढ़ी लिखी खातून थी। उसने अपने करियर की इब्तिदा दरसो तदरीस से की थी। स्कूल में टीचर की मुलाजमत शुरू करने के साथ ही उसने मोए थाई की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। पहले उसने एक और उस्ताद से तरबियत हासिल की और फिर महाराज वांग वंग्याई की शागिर्दी में आ गई। उसका शुमार महाराज के उन चंद शागिर्दों में होता था जो उसके बहुत करीब थे। महाराज वांग वंग्याई का बहुत शोहरा था। उसे पूरे मुल्क में ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल था। मोए थाई सीखने का शौकीन हर कोई उसकी शागिर्दी में आना चाहता था, लेकिन फिर यकायक महाराज के अतवार बदल गए और वो मजहब की तरफ माइल होता चला गया और बिला आखिर वो शहर की एक बड़ी खानका से वाबस्ता हो गया। वो खानका से बहुत कम बाहर निकलता, लेकिन शागिर्दों से उसका राब्ता कायम था। उसने अपना जिम यानी तरबियतगाह अपने चहीते शागिर्द फू फांग को सौंप दिया था। महाराज वंग वांग्याई खानका से वाबस्ता हुआ तो फीफी स्कूल की मुलाजमत छोड़कर वार्ड में आ गई और राहिबा बन गई। वो कई साल तक खानका में आने वाले बुद्धा के ज़ायरीन की खिदमत करती रही। 1.5-2 साल तक वो देही इलाकों में घूम फिरकर बुद्धा की तालीमात की तबलीग करती रही। इन तबलीगी दौरों के दौरान में उसे मार्शल आर्ट की आजमाइश का मौका भी मिला। तबलीगी पार्टियों से वाबस्ता बुद्ध भिक्षु जंगलों और वीरानों में मीलों पैदल चलकर बस्तियों तक पहुंचते थे। कई रोज तक फाकों से नाता रहता और दौरान सफर में लुटेरों और राजनों से भी वास्ता रहता। उन तबलीगी पार्टियों से वाबस्ता भिक्षुओं को खास तौर पर मार्शल आर्ट की तरबियत दी जाती थी ताकि दौरान सफर वो खाली हाथ होते हुए भी शैतानी कुव्वतों का मुकाबला कर सकें। कुछ अरसे बाद फीफी को वीराने में वाक़ इस खानका में भेज दिया गया जहां भिक्षुओं को मोए थाई की तरबियत दी जाती थी। फीफी को यहाँ आए हुए 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में वो सिर्फ 2 या 3 मरतबा शहर गई थी। इन 2 औरतों के अलावा वो 6 भिक्षु थे जो इस खानका से वाबस्ता थे। वो सब के सब अपने फन के मास्टर थे और यही सब मिलकर यहाँ आने वाले भिक्षुओं को मोए थाई की तरबियत देते थे। 1 हफ्ता पहले एक ग्रुप ट्रेनिंग मुकम्मल करके गया था और आजकल ये लोग फारिग थे, लेकिन फारिग औकात में भी उनका अपना ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहता था और उनके मामूलात में कभी कोई फर्क नहीं आया था। मेरी एरोबिक्स, योगा और जॉगिंग की तरबियत भी फीफी की जिम्मे थी, जबकि स्ट्रेचिंग और इब्तिदाई ट्रेनिंग का जिम्मा सामोली नामी एक और भिक्षु ने ले लिया था। सामोली वही भिक्षु था जिसने वैन में महाराज वंग याय से बात की थी। मुझे इस खानका में रहते हुए 3 महीने हो गए। मेरी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी था। रोजाना शाम को ये तमाम भिक्षु रिंग में आपस में भी मुकाबले करते थे। वो सब अपने फन के मास्टर थे। मैं रिंग के बाहर बैठा बड़ी दिलचस्पी से उनके मुकाबले देखता। बड़ा मजा आता था। उन 3 महीनों में रोजाना बाकायदगी से मेरा सर मुंडा जाता था। एक मर्तबा मैंने एहतजाज भी किया कि मेरे सर पर बाल तो है नहीं, उस तरह चलाने से क्या फायदा, मगर सामोली ने मुझे बुरी तरह डांट दिया कि इन मामलात में मुझे एहतजाज का कोई हक नहीं है। मुझे जिस्म पर चादर लपेटना भी आ गया था। गंजा सर, मंडी हुई भवें और गेरुआ लिबास। मैं कोई छोटा सा भिक्षु ही लगता था। इस अरसे में मैंने इन भिक्षुओं से थाई जुबान के चंद अल्फाज भी सीख लिए थे। एक रोज सुबह जॉगिंग के बाद मैं फीफी के साथ एक पत्थर पर बैठा हुआ था कि फिजा अचानक ही फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली हमसे चंद फुट दूर एक पत्थर पर लगी। पत्थर की किरचियां उड़कर बिखर गईं। एक टुकड़ा फीफी की पेशानी पर लगा। उसने एक लम्हा भी जाया किए बगैर मुझे बाजू से पकड़कर ढलान में छलांग लगा दी और हम दोनों दूर तक लुढ़कते चले गए।
इस दौरान में 2 फायर मजीद हो चुके थे। ट्रेनिंग के दौरान में फीपी मुझे ये बताती रही थी कि कुव्वत फैसला पर मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। हरीफ किसी भी लम्हे कोई भी पैंतरा बदल कर वार कर सकता है। दिमाग इस कदर हाजिर हो कि न सिर्फ बर वक्त हमला रोका जा सके, बल्कि इस दौरान में ये फैसला भी कर लिया जाए कि जवाबी कार्रवाई किस तरह की जानी चाहिए। और उस वक्त फीपी ने तो कुव्वत फैसला की बेहतरीन मिसाल पेश की थी। पहला फायर होते ही उसने ये सोच लिया था कि गोली किस तरफ से आई थी, और उसके साथ ही ये फैसला भी कर लिया था कि अगली गोली से बचने के लिए उसे किस तरफ छलांग लगानी चाहिए। इस तरह दूसरी गोली चलने से पहले ही वो मुझे साथ लेती हुई दूसरी गोली से महफूज हो गई थी। हम एक दूसरे से लिपटे हुए 20-25 मिनट तक ढलान पर लुढ़कते चले गए। आगे गुंजान झाड़ियां थीं जिन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया था। झाड़ियां खासी ऊंची थी। वो मुझे पकड़कर घसीटती हुई झाड़ियों में घुस गई और सर उठाकर ऊपर देखने लगी। ढलान पर लुढ़कने से मेरे जिस्म पर कई जगह पत्थरों से रगड़ लगी थी। बास जगहों से खाल छिल गई थी और खून रिसने लगा था। तकलीफें बर्दाश्त करने के लिए मैंने होंठ भींच रखे थे। मैंने फीपी की तरफ देखा। उसे भी कई जगह रगड़ लगी थी और पेशानी पर जिस जगह पत्थर का टुकड़ा लगा था वहां से खून रिसने लगा था। फायरिंग उस तरफ से हुई थी, वो एक तरफ इशारा करते हुए बोली, और वो लोग उस टीले के पीछे से होते हुए हमारी तरफ आने की कोशिश करेंगे, लिहाजा हमें इस तरफ से निकलना चाहिए। हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। उठो, हरी अप। वो उठकर खड़ी हो गई और मेरा भी हाथ पकड़ लिया। हम दोनों झाड़ियों में दौड़ने लगे। कांटेदार झाड़ियों में दौड़ने से हमारे दोनों के जिस्मों पर लिपटी हुई चादरें फट गई थीं। जिस्मों पर मजीद खराशें आती रहीं, मगर हम रुके बगैर दौड़ते रहे। 2 मिनट में हम टीले के साथ साथ घूमते हुए काफी दूर निकल गए और फिर ऊपर चढ़ने लगे। अचानक ही फीपी का पैर रिपट गया और वो ढलान पर लुढ़कती चली गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए मैं भी उसके साथ लुढ़कता रहा। फीपी के मुंह से हल्की सी चीख भी निकल गई। जब हम संभले तो मैंने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से कराह निकल गई। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार उभर आए थे। उसने अपने दोनों हाथों से दायां पैर थाम रखा था। एक बार फिर उठने की कोशिश करते हुए वो गिर गई। मुझे समझने में देर न लगी कि उसके पैर में मोच आ गई है, और चलना तो दरकिनार वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तुम यहीं बैठी रहो, मैं ऊपर जाकर सामोली या किसी और को बुला कर लाता हूँ। नहीं, अगर तुम गोली का निशाना बन गए तो मैं इस तरफ से जाऊंगा। मैंने उसकी बात काटते हुए एक तरफ इशारा किया और उससे हाथ छुड़ाकर झाड़ियों में एक तरफ भाग खड़ा हुआ। ढलान पर चढ़ते हुए मैंने मुड़कर देखा। फीपी नजर नहीं आ रही थी। वो गालिबन झाड़ियों में छुप कर बैठ गई थी, ताकि अगर फायरिंग करने वाले तलाश में इस तरफ आए तो किसी की नजर उस पर ना पड़ सके। मैं घाटी पर दौड़ रहा था। इस दौरान में फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। फायरिंग 2 तरफा थी, जिसका मतलब था कि अब 2 पार्टियों में मुकाबला हो रहा था। मुझे हैरत थी कि दूसरी पार्टी कौन हो सकती है, क्योंकि खानका में रहने वाले भिक्षुओं के पास कोई असलहा नहीं था। इन 3 महीनों के दौरान में मैंने सब्जी काटने वाली छुरी के सिवा यहाँ कोई हथियार नहीं देखा था। जब मैं टीले पर पहुंचा तो ठिठक कर रुक गया। खानका वहां से तकरीबन 50 गज के फासले पर थी और 2 भिक्षु ऑटोमेटिक राइफलें उठाए फायरिंग करते हुए इस तरफ दौड़े जा रहे थे जहां से पहले हम पर फायरिंग हुई थी। दूसरी तरफ से भी फायरिंग जारी थी। मुझे उस वक्त किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं हो रहा था। यह गालिबन 3 महीने की ट्रेनिंग का नतीजा था कि मैं किसी कदर निडर हो गया था। मैं किसी भिक्षु को मुतवज्जो करने के लिए चीखता हुआ दौड़ता रहा। फिर मैंने सामोली को एक आड़ से निकलते देखा। उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी। मेरी आवाज सुनकर वो मुड़ा और फिर मेरी तरफ दौड़ने लगा। दूसरे टीले से बेतहाशा गोलियां बरसाई जा रही थी। वो मुझे पकड़कर घसीटता हुए पत्थर की आड़ में ले गया। यूती ना फीपी, उसने चीख कर मुझसे पूछा। यानी फीपी कहाँ है? मैंने घाटी की तरफ इशारा कर दिया और रुक रुक कर थाई जुबान के अल्फाज में उसे बताने लगा कि फीपी के पैर में चोट लगी और वो चल नहीं सकती। सामोली ने आवाज देकर एक और भिक्षु को बुला लिया। चीख कर उससे कुछ कहा और मुझे उसके हवाले करके घाटी की तरफ दौड़ता चला गया। दूसरा भिक्षु मुझे हाथ से पकड़े पत्थरों की आड़ में खानका की तरफ बढ़ने लगा। उसके सीधे हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी और उसकी नजरें सर्च लाइट की तरह चारों तरफ गर्दिश कर रही थी। वो मुझे खानका की बारादरी में ले आया और फिर हम दौड़ते हुए हॉल में पहुंच गए। वहां भी खिड़की के करीब एक भिक्षु ऑटोमेटिक राइफल लिए खड़ा था। पहला भिक्षु मुझे खींचता हुआ हॉल के कोने में ले गया, जहां फर्श पर 4 मुरब्बा फुट का एक खला नजर आ रहा था। अंदर सीढ़ियां थी। हम तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे तहखाने में आ गए, जहां सवाना भाले नाम की दूसरी अधेड़ उम्र औरत मौजूद थी। मुझे सवाना के सुपुर्द करके वो भिक्षु दोबारा सीढ़ियों की तरफ भाग गया। सवाना ने मुझे अपने साथ लिपटा लिया और फीपी के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे बता दिया कि वो कहाँ है और किस हाल में है। मेरे जिस्म पर जगह जगह खराशों से खून रिस रहा था, मगर मैं अपनी तकलीफ भूलकर हैरत से इधर उधर देखने लगा। खानका के नीचे उस वसी और इस तहखाने की मौजूदगी मेरे लिए हैरत अंगेज इंकशाफ था। एक तरफ दीवार के साथ मशल जल रही थी और इधर उधर कुछ ऐसी चीजें पड़ी थी जिन्हें देख देख कर मुझे हैरत हो रही थी।
तय खाने के आखिरी सिरे पर लकड़ी का एक भारी दरवाजा था जो बंद था। तकरीबन 15 मिनट बाद सामोली सीढ़ियों पर नमूदार हुआ। उसने कंधे पर फीपी को लाद रखा था। अंदर आकर उसने फीपी को फर्श पर लिटा दिया और सवाना से कुछ कहता हुआ बाहर निकल गया। सवाना फीपी के करीब बैठ गई और उसके पैर को टटोल कर देखने लगी। फीपी के चेहरे पर कर्ब के तासुरात उभर आए थे। यहाँ पर पार्ट 14 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 15 समाअत फरमाएं।